एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अब तो वो तुम लोग जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बच्चे का डाउट है, उसे केस लो नहीं समझ में आया। कौन सा केस लो? डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। तो ये केस लो है क्या, कैसे आया, क्यों आया? तो देखते हैं इस केस लो के अंदर क्या है हमारे पास। इस केस लो में बोलता है कि सिविल अपील नंबर, यानी कि सिविल केस लो है। कब का है? 2013 का। कैसे पता चला मुझे 2013 का है? देखो सिविल अपील नंबर के पीछे क्या लिखा हुआ है, 9828 ऑफ 2013। तो इस नंबर ने मुझे क्या बता दिया, केस कब का है मेरा? 2013 का। और इस केस का जजमेंट, यानी कि केस रिजोल्व कब हुआ? 2019 में, क्योंकि जजमेंट आई। जजमेंट क्या होता है? कोर्ट का ऑर्डर। तो ऑर्डर कब आई हमारे पास? सितंबर 17, 2019। इसमें क्या किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर था, कंप्लीट ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ 3 पैराग्राफ उठाए वहाँ से। पैराग्राफ नंबर 26, 28 एंड 29। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि इन आवर व्यू, सबसे पहले तो ये केस हुआ किस चीज़ के लिए था? थोड़ा सा तो डिस्कस किया था, आरटीआई के रिगार्डिंग, यानी कि आपको राइट देना है पब्लिक को कि वो इंक्वायरी डाल सकती हैं। कहाँ? जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा लगाती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? नॉन गवर्नमेंट है। क्योंकि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको आरटीआई का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। नॉन एनजीओ के अंदर क्या पढ़ा था हमने कल कि हमारे पास आरटीआई कब आया था? 2005 में। आरटीआई ने क्या बोला? जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्या लगा सकते हो? वहाँ पर आप आरटीआई लगा सकते हो। बात आई नॉन गवर्नमेंट की, तो नॉन गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट है वो, तो नॉन गवर्नमेंट बोलते हैं हम क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन दें। तो यहाँ पर कोई आरटीआई नहीं लगा सकता। उनके ऊपर जितने ऑब्लिगेशंस है वो डिस्क्लोजर्स वो दे देते हैं। लाइक कंपनियाँ अलग अलग मिनिस्ट्री आपको क्या बोलती है, आपको रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ेगी, तरह तरह की रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ेगी। जब इनको तरह तरह की रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती है, यानी कि क्या करते हैं? फाइलिंग करते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने फाइल्स में दे दी ना, वो पूरी है। इसके अलावा कोई एक इन्फॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा नहीं देंगे, यानी कि कोई आरटीआई आप नहीं लगा सकते। अब हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना फंड किस में लगा देती है? एनजीओ में, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। या तो डायरेक्ट पैसा लगाएगी या लगाएगी इनडायरेक्ट पैसा। अगर आपने इनडायरेक्ट पैसा लगाया, यानी कि कोई ग्रांट दे दी, ग्रांट मतलब कुछ गिफ्ट दे दिया, सब्सिडी दे दी, कुछ भी दे दिया, या फिर आपने कोई गिफ्ट दे दिया, या किसी भी तरह से इनकी हेल्प की है। किनकी हेल्प की है? एनजीओ की। तो ये बोलता है कि क्या इस एनजीओ को गवर्नमेंट कैटेगरी में डालना चाहिए, क्या इसके ऊपर आरटीआई अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास ये केस लो था। केस लो क्या बोलता है? इन आवर व्यू सब्सटेंशियल मीन्स अ लार्ज पोर्शन। क्या बोलता है कि अगर किसी, थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड समझा देती हूँ क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डिसीजन है। क्या बोलता है कि अगर ये गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, वेदर स्टेट और वेदर सेंट्रल, दो ही हो सकती है, स्टेट या सेंटर, ये गवर्नमेंट किसी भी एनजीओ में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करती है। अब सब्सटेंशियल बोले तो क्या? सब्सटेंशियल का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? लार्ज पोर्शन। अब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करती है तो इस एनजीओ के ऊपर पब्लिक को अधिकार देना चाहिए कि वो इससे क्वेश्चनेयर कर सकती है, क्वेश्चन आंसर्स मांग सकती है। बता, गवर्नमेंट ने तुझे पैसा दिया था, गवर्नमेंट के पास पैसा किसका? पब्लिक का, हम लोगों का पैसा। हम लोगों का पैसा गवर्नमेंट ने तुझे दिया, तूने कहाँ इन्वेस्ट किया? तूने उस पैसे का क्या किया? जुआ तो नहीं खेला, सट्टे में तो नहीं हार गया, या तूने कोई बिजनेस किया? तो क्या इस एनजीओ से ये सवाल जवाब होने चाहिए उस पैसे के रिगार्डिंग जो पैसा इसे गवर्नमेंट ने दिया था? जनरली होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसी के लिए केस लो आया। इस केस लो में क्या हुआ? इन आवर सब्सटेंशियल मीन्स अ लार्ज पोर्शन, इट डजंट नेसेसरली हैव टू मीन अ मेजर पोर्शन ऑफ मोर देन 50%। ये बोलता है सब्सटेंशियल का मतलब है लार्ज पोर्शन। अब लार्ज पोर्शन 20% भी हो सकता है। से 20% पैसा आपको कोई देता है तो 20% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कम तो नहीं होता। तो ये बोलता है कि सब्सटेंशियल बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोर देन 50% होना चाहिए। कोई भी मेजर पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? सब्सटेंशियल पोर्शन। नो हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी लेड डाउन इन दिस रिगार्ड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ के लिए। सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग कैन बी बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टली पैसा दे, चाहे तो इनडायरेक्टली पैसा दे, चाहे किसी टू गिव एन एग्जांपल, इफ़ अ लैंड इन अ सिटी, कोई लैंड है किसी सिटी में, इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑल्सो भी और ऑन द लार्जनेस ऑफ द स्टेट इन गेटिंग द लैंड एट अ चीप प्राइस। या तो आपने क्या दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, या लीज पर दी पर बहुत ही सस्ते में। मान लो मैंने आपको बोला कि 100 रुपये महीने का किराया है, फ्री में भी नहीं दी, लेकिन क्या वो किराया कुछ है, कम है, संस्था के रेट में मैंने आपको दे दी। तो या तो क्या किया इसने, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, या आपने हैवी डिस्काउंट दे दिया सामने वाले को। किसी को भी दे सकते हो, हॉस्पिटल को दे दिया, एजुकेशन को दे दिया, मान लो किसी एनजीओ को ही दे दिया आपने, सोसाइटी वेलफेयर वाले को दे दिया, और सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट दैट इट शेल कुड ऑल्सो बी अ सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग। तो ये बोलता है कि अगर आपने या तो हैवी डिस्काउंट दिया, या आपने कोई चीज़ अपनी उठाकर सामने वाले को दे दी, तो उसको क्या बोला जाएगा, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। The very establishment of an institution, if it is independent on the largesse of the state in getting the land at cheaper price, would mean that it is substantially financed merely because financial contribution of the state comes down during the actual funding will not by itself means that the indirect finance given is not to be taken into consideration। क्या बोलता है, आपको पहले तो ये चेक करना है कि गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया है उसके बिना क्या वो इंस्टीट्यूशन काम कर सकता था। जैसे मैंने कल एग्जांपल क्या दिया था, आपने एक यूनिवर्सिटी खोलनी थी या कॉलेज खोलना था, ठीक है, कॉलेज के लिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। अब ये जो लैंड है ना, ये आपको मिली कहाँ से, गवर्नमेंट से मिली। क्या बिना लैंड के कॉलेज चल सकता था, नहीं। तो क्या ये लैंड सब्सटेंशियल है, बिल्कुल। तो हमें चेक क्या करना है, हमें एनजीओ की वर्किंग और एनजीओ को मिलने वाले ग्रांट के बीच का कनेक्शन चेक करना है कि वो कितना स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये चीज़ें स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ, चीज़ें कैसी हो गई, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल बोले तो लार्ज, ठीक है। अब मेयरली बिकॉज फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट कम्स डाउन ड्यूरिंग द एक्चुअल फंडिंग विल नॉट बाय इटसेल्फ मीन्स दैट द इनडायरेक्ट फाइनेंस गिवन इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या बोलता है कि अगर आपसे सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बोल दिया जाए कि हम ये देखेंगे कि आपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कितना किया है, तब तो गवर्नमेंट चीज़ें घुमा सकती थी ना। ये पैसे ना देकर सीधा मशीनरी दे दो, सीधा जो सामान चाहिए वो सामान खरीद कर दे दो। तो हमें क्या देखना है, हमें डायरेक्ट भी देखना है और हमें इनडायरेक्ट भी देखना है। The value of the land will have to be evaluated only on the date of the allotment, but even on the date when the question arises। अब जब भी बात आएगी कि गवर्नमेंट का उस कॉलेज में कितना स्टेक लगा हुआ है, कौन सा कॉलेज जो हमारे एग्जाम्पल का पार्ट है, अगर मैं पूछूं कि इस कॉलेज में गवर्नमेंट का कितना स्टेक है, तो कितना स्टेक है, 20%। द अमाउंट ऑफ लैंड, द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ लैंड, मतलब जितना परसेंटेज लैंड का प्राइस वैल्यूएट कर लो, लैंड का प्राइस निकाल लो, से ये लैंड 1 करोड़ रुपए की थी, इसका नेटवर्क निकाल लो, मान लो इस कॉलेज की नेटवर्क है 5 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट निकल कर आएगा, जो परसेंटेज निकल कर आएगा, उतना परसेंट गवर्नमेंट का स्टेक लगा हुआ है आपके कॉलेज में। क्लियर इतना? सो इसी तरह से हम चेक करेंगे कि किसका स्टेक कितना लगा हुआ है। जैसे वहाँ पर अभी 20% हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 20% कैसे निकला, क्योंकि मैंने इस लैंड के रेट को कैलकुलेट किया। अगर इस लैंड का रेट में कैलकुलेट ना करती तो पता ही नहीं चलता कितना फंडिंग है। तो ये बोलता है कि अगर आप इनडायरेक्टली कोई फंडिंग कर रहे हो तो उसका परसेंटेज क्या करो, निकाल लो। आपको समझ आ रहा है नहीं कितना, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही किया है एग्जाम्पल, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ द लैंड, ठीक है। अब ये कब कैलकुलेट करना है आपको, कब चेक करना है कि गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा है। मान लो ये कॉलेज शुरू हुआ था हमारे पास 1 जनवरी 2017, तो अगर मैं 1 जनवरी 2017 को जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का कितना स्टेक लगा हुआ है, तो क्या करूँ, 1 जनवरी 2017 को लैंड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आज क्या डेट है, 23 जुलाई 2021। अब मैं आज निकालना चाहती हूँ डेट, मैं जानना चाहती हूँ कि 23 जुलाई को गवर्नमेंट का कितना स्टेक लगा हुआ है। तो क्या करूँ, जितना 1 जनवरी को था क्या उतना ही होगा, या 23 जनवरी को लैंड की वैल्यू की वैल्यूएट करूँ, आज के अकॉर्डिंग देखूँ कि आज के अकॉर्डिंग कितनी फंडिंग निकल रही है आज के अकॉर्डिंग। तो जब आप इनडायरेक्ट फंडिंग करते हो, यानी कि लैंड के वे में, या फिर आपने कोई इमूवेबल डोनेट की होती है, तो आप तब इवैल्यूएशन करोगे जब जब उस पर क्वेश्चन अराइज होगा। जिस डेट पे आपसे पूछा जाएगा उस डेट पे आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लियर इतना?
क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलता है, अनदर एस्पेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इज वेदर द बॉडी अथॉरिटी और एनजीओ कैरी ऑन, जैसे ऊपर ही बता दिया था मैंने। अब उसने लैंड दी, तो क्या उस लैंड के बिना कॉलेज बन सकता था? क्या एनजीओ इंडिपेंडेंटली काम कर सकता था विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं कर सकता था। तो अगर एनजीओ विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता था, तो क्या माना जाएगा कि उसने सब्सटेंशियल फंडिंग नहीं ली है? तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, चेक करो कि डिपेंडेंसी कितनी है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, while interpreting the provisions of the act and while deciding what is substantial finance, one has to keep in mind the provision of the act। तो आपको प्रोविज़न चेक करने पड़ेंगे। चेक करो कि क्या परसेंटेज आपने दिया है, उसका लिंक कितना है उसके बिजनेस के साथ। बिजनेस में हो सकता है आपने एक जैसे 10 रुपये का डोनेशन करके आ गए, जैसे हमसे कोई मांगता है ना चैरिटेबल ट्रस्ट की पर्ची, हम 10 रुपये की पर्ची कटवाते हैं, तब तो नहीं माना जाएगा कि वो सब्सटेंशियल है। लेकिन वहीं पर हम अगर सामने वाले को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए डोनेट करते हैं, तो क्या वो सब्सटेंशियल हो गया? मेजर डोनेशन हो गई हमारी तरफ से। उसी तरह से जब गवर्नमेंट डोनेट करती है, अगर वो बहुत नॉर्मली जैसे रिबेट है 2 4 5 हज़ार की देती, तो वो तो नहीं है। अब गैस की सब्सिडी मिलती है हमें, अगर हम 700 रुपये जमा करते हैं तो 100-150 रुपये वापस आते हैं, वो भी नहीं है सब्सटेंशियल फंडिंग। अगर गवर्नमेंट ना भी देती तो 700 में तो सिलेंडर लेते हैं ना, पहले ले ही रहे थे। सो क्या है यहाँ पर, while interpreting the provisions of the act and while deciding what is substantial finance, one has to keep the provisions in mind। आपको माइंड में अपने प्रोविजंस रखने पड़ेंगे। The act was enacted with the purpose of bringing transparency in public dealing and probity in public life। इस एक्ट को, इस रूल को क्यों बनाया गया? इस रूल को इसलिए बनाया गया ताकि क्या आ सके, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? विजिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो पब्लिक आर पार देख सके। गवर्नमेंट पब्लिक से छुपाए ना अपने कामों को। सो गवर्नमेंट की डीलिंग कैसी होनी चाहिए? आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। If NGOs or other bodies get substantial finance from the government, we find no reason why any citizen cannot ask for information to find out whether his or her money has been given to an NGO or any other body corporate is being used for the requisite purpose or not। ये बोलता है कि अगर किसी NGO को या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि हम उस पैसे के बारे में पूछताछ करें। होना चाहिए ना। अब मनीषा के पैसे पापा ने ले लिए सारे, कहते ला दे दे। अब मनीषा पूछेगी ना, पापा बताओ मेरे पैसों का क्या किया? पूछोगे? नहीं पूछोगे? शरीफ बच्चे हो, मैं तो पूछूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद सेकंड टायर कौन सा था हमारे पास? हाई कोर्ट मिडल में आता था, लोवेस्ट में आता था, सबसे हाई पे आता था। मिडल में आता था, यानी कि 3 टायर था हमारे पास, SC, HC और सबऑर्डिनेट। अब ये मिडल में आएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट के अपील्स ले सकता था? तो क्या हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। तो इसके भी वही फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शंस क्या होगा इसका होगा पहला फंक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल केसेस भी लेता है ये। सेकंड केस क्या होगा आपका? अपीलेट। और हाई कोर्ट के पास आप लोग रेफ़र भी कर सकते हो अपने केसेस फॉर इट्स एडवाइस। तो यानी कि हाई कोर्ट आपको एडवाइजरी फंक्शन भी फुलफिल करके देगा। ये भी तीनों काम करेगा। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अपील ले सकता है? ट्रू और फॉल्स? नहीं ले सकता। क्या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील ले सकता है? ले सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील ले सकता है, यानी कि जो अपने से छोटे लेवल के कोर्ट्स होंगे उसकी अपील ले सकता है हायर कोर्ट। यही होता है ना कि जब आपको पनिशमेंट, किसी की शिकायत करनी होती है तो आप अपने से ऊपर वाले पे करते हो, अगर उससे रिजॉल्व नहीं होती तो उसके ऊपर वाले पे जाते हो। ऐसा तो नहीं सबसे पहले हाईएस्ट अथॉरिटी पे चले गए फिर लोअर अथॉरिटी के पास आते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो
तो इसीलिए सबसे पहले जाओगे सबऑर्डिनेट के पास। सबऑर्डिनेट से निपटारा नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। अब है हमारे पास पेज नंबर है ये 78 पेज नंबर के पास क्या है कि इंडिया हैज़ अ कोहेसिव जुडिशरी सिस्टम एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट। मतलब सब कुछ का मिला हुआ है आपस में सारे सिस्टम जो है, और उसके सबसे ऊपर कौन है, टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगा हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को किसने बनाया, आर्टिकल 214 ने बनाया। ये लर्न करने वाली चीज़ है। हाई कोर्ट की पावर कहाँ से आई, 214 के अंदर से आई। 214 ने क्या बोला कि ईच स्टेट shall have its high court, कि हर एक स्टेट के पास इसका हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोलता है, इट इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 215 और 26 आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। क्या बोल गया ये, हाई कोर्ट है आपका क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि इसके पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। ये कभी भी चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की चेकिंग करने के लिए भी रिकॉर्ड्स वहाँ से मंगवा सकता है। तो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, तो ये क्या हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। प्लस इसके पास क्या है, इसके पास पावर है, पावर टू पनिश। नॉर्मल केसेस में तो पनिशमेंट दे ही सकता है, प्लस जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करते हो, तो उस चीज़ के लिए भी ये आपको पनिश कर सकता है। वैसे ये वाली पावर हर एक कोर्ट के पास होती है। हाई कोर्ट के पास स्पेशल पावर होती है कंटेम्प्ट को पनिश करने की। ये सारा का सारा आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर है। नॉर्मल कोर्ट्स को भी होती है और सुप्रीम कोर्ट को तो हाई पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर ही सकता है केस। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ नंबर ऑफ जजेस थे। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट कितने थे, एक थे, और नंबर ऑफ जजेस कितने थे, नहीं 34। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ हाई कोर्ट हैं 25। ठीक है, हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं करंटली कंट्री के अंदर, 25। So every high court shall consist of a chief justice and such other judges। chief justice भी होगा प्लस other judges भी होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में थे other judges थे, एक चीफ जस्टिस था और एक बाकी other judges थे। और ये कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। यहाँ पर नंबर उतने होंगे जितने प्रेसिडेंट को अच्छे लगते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है, जैसे वहाँ पर फिक्स था 8, फिर 11, फिर 14, फिर बढ़ते गए 31 और फिर 34। ठीक है, 34। ऐसे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, जो प्रेसिडेंट को अच्छा लगे, जो नंबर उसको अच्छे लगेंगे उतने कर सकता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट कितने हैं, टोटल 25 हैं। स्टेट कितने हैं, तो स्टेट कितने हैं इंडिया में, 29 है, 28 हो गया, एक घटा है, बड़ा थोड़ी है, एक घटा भी तो है। जम्मू एंड कश्मीर जो भी है उसमें लग गया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हमारी टोटल। तो हमारे पास वैसे हाई कोर्ट कितने हैं, 25। यानी कि इनमें से कोई ना कोई हाई कोर्ट ऐसा होगा जिसकी एक से ज़्यादा एरिया के ऊपर अप्रोच होगी, क्योंकि क्या बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट है कितने, 25। नंबर ऑफ स्टेट इससे ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ स्टेट इससे ज़्यादा है, इसका मतलब कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट पर अपनी कंट्रोल निभा रहा है। जैसे कि चंडीगढ़ और हरियाणा सेम है, तो पंजाब एंड हरियाणा का एक हो गया। उसी तरह से यहाँ पर और भी होंगे जिनका एक होगा। लाइक महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर एक है आपका बॉम्बे आ गया, जहाँ पर बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट है उनका। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो बॉम्बे आपका बॉम्बे और महाराष्ट्र मुंबई सबको कंट्रोल करता नहीं करता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिस एरिया में स्टेट है ना, उस एरिया का नाम लिखा हुआ है। पहला कहाँ है हमारा, लिखने की बजाय इसको बुक से पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 78 पे ही है। इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कैलकाटा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गुवाहाटी,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पटना, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। और आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। 4 स्टेट्स के नाम दिए जाएंगे, पूछेगा बताओ किसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। यानी कि जो स्टेट्स बच गए वो याद कर लो, या तो जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है या फिर जिनके पास पंजाब एंड हरियाणा का इकट्ठा होगा ना, इनमें से जिसका नाम नहीं है या तो उनका नाम याद रख लो या जिनका नाम है उनका नाम याद रख लो। तो एक चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो मिक्स है ना तो वो पंजाब का है ना वो हरियाणा का। चंडीगढ़ के अंदर एरिया तो पता मुझे, गूगल सर्च करना या मैं करके दिखा दूँगी तुम्हें गूगल सर्च का। हाँ, सो पंजाब एंड हरियाणा हो गया। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर है हम दोनों का कॉमन, जो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है अभी। ठीक है जी। अब जिस स्टेट के पास नहीं है या तो वो स्टेट लर्न कर लो या फिर 25 के 25 हाई कोर्ट के नाम 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। चलो आगे करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव कल बताया था क्या होता है, बता दो बच्चों, चुप ना हुआ करो। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है निकिता जी, आपको पता नहीं पता? चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव वैसे यूज़ होता है हमारे गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव टीम के। एग्जीक्यूटिव टीम मतलब जहाँ पर ये सारी मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयड आती है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासक या शासन करने वाला। तो वो जो एडमिनिस्ट्र करता है, जो शासन करता है, उन लोगों के लिए जब ट्रिब्यूनल बनाए जाएँ तो उसको क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है, कोर्ट जैसी एक अथॉरिटी होती है, यानी कि कोर्ट के काम करने के लिए एम्पावर्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। इसको नाम कोर्ट का क्यों नहीं दिया, कोर्ट जैसा है तो इतनी अथॉरिटी नहीं होती तो है। कल एक मैंने आपको बाइफर्केशन बताया था कि हमारा सिस्टम किस तरह से बटा हुआ है। हमारा सिस्टम किस तरीके से बटा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव ही कर सकता है, लेजिस्लेटिव का काम लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का काम जुडिशरी, यानी कि कोई और कोर्ट नहीं अब खोला जा सकता एक्सेप्ट द जुडिशरी सिस्टम। तो हम इसके नाम से कोई और अथॉरिटी नहीं बना सकते। तो इन्हीं की परमिशन लेकर पर्टिकुलर हर एक्ट में कि स्पेशलाइज तरीके से काम कर ले, ताकि इनके पास क्रिमिनल केसेस ज़्यादा बच जाएँ, तो उनका नाम क्या रख दिया अलग से, ट्रिब्यूनल। कोर्ट रखते तो फिर फ़र्क कैसे होता, जुडिशरी और क्वासी जुडिशियल के अंदर फ़र्क कैसे रखता अगर कोर्ट का नाम रखा होता है तो। जैसे कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पास हाई कोर्ट वाले कोर्ट तक की पावर है। इनके पास जब भी पावर दी जाती है तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की तो एटलीस्ट पावर देती ही है, वरना फ़ायदा क्या जुडिशियल बॉडी खोलने का। ठीक है, अब तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि ऐसा ट्रिब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेटिंग वाले लोगों के काम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उनका मैनेजिंग डिपार्टमेंट होता है, जो मैनेजमेंट करता है, जो सारी चीज़ों को देखता है कि भाई यहाँ पर क्या चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एचआर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यूजुअली इकट्ठा आता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है पूरे देश के अंदर पर चेक करना कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। यानी कि एक तरह से मैं बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव टीम की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव टीम में क्या आएंगे, एम्प्लॉयर्स, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आएंगे। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्पेशली बना था उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि गवर्नमेंट के। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को केसेस को हैंडल करने के लिए कौन बना हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कब बना था, 1985 में। ठीक है जी। ओपन द न्यू चैप्टर इन द स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। किसके लिए बना था, जस्टिस देना है किसको, एग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सो क्या कहता है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट्स ओज इट्स ओरिजिन टू आर्टिकल 323A। कौन से आर्टिकल से आया, ये जितने भी आर्टिकल है ना ये आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। तो आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन,
जजमेंट, ठीक है। तो इसने क्या किया कि 323A ने पावर दी, किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। किस चीज़ की पावर? टू सेटअप, कि आप सेट कर सकते हो, यानी कि आप ऑथराइज कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो क्या? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। किस पर्पस के लिए? फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स या फिर कंप्लेंट्स, किसके रिगार्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन appointed to the public service and cost in connection with the affair of the union and the state। यानी कि 323 ने क्या बोला? सीजी को पावर दी टू फॉर्मुलेट क्या? ट्रिब्यूनल। कैसा ट्रिब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ताकि डील कर सके या फिर डिसाइड कर सके क्या? मैटर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आ जाओ। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट में भी हो सकते हैं और यूनियन में भी, यानी कि स्टेट लेवल एम्प्लॉय भी हो सकते हो और सेंट्रल लेवल एम्प्लॉय भी हो सकते हो। तो दोनों के ही केसेस आप देखोगे। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? अब आप कहीं पर एम्प्लॉय करते हो तो आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऊपर नीचे हैं तो, यानी कि आपके 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो भी आवर्स हैं वो फिक्स होने चाहिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं। सैलरी कैसी होनी चाहिए? डिस्क्रिमिनेटेड या फिर इक्वल। भाई अगर महक आ रही है तो मैं महक को 8,000 दूंगी, पीयूष आ रहा है तो मैं पीयूष को 10,000 दूंगी। ऐसा होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप लड़के और लड़की है, या इक्वल सैलरी होनी चाहिए? इक्वल। जनरली गवर्नमेंट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बट फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस तो यही रहेगी। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई कंप्लेंट है या फिर कोई डाउट है तो आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो। एक होता है आपका हरेसमेंट। जनरली ये वुमेंस के लिए बना है ये वाला प्रोविजंस जो है। हरेसमेंट में क्या होता है? जब आप वर्क प्लेस में जाते हो तो कई बार आप कंफर्टेबल नहीं होते वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ। कोई आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आ सकता है, या फिर कोई आपको बीइंग अ गर्ल सप्रेस करने की कोशिश करता है, मतलब आपके साथ बदतमीजियाँ करने की कोशिश करता है, या फिर आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? सो उस तरह का अगर एनवायरनमेंट होता है, यानी कि हैरासमेंट होती है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। किसको करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को। जिस ऑफिस में आप काम करने जाते हो ना, वहाँ पर हाइजीन नहीं है। हाइजीन बोले तो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं है, तो क्या इसकी कंप्लेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसके अलावा एनी अदर, अगर आपको लगता है कि ये सर्विस कंडीशन होनी चाहिए थी या ये मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पर मुझे मिल नहीं रहा, तो उन केसेस में आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, जस्ट बिकॉज ये एक्ट बना था 1985 के अंदर, तो ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप अंडर इट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस मैटर ऑफ द एम्प्लॉयज कवर्ड इट। तो ये सारे के सारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लेता है कहाँ के? सर्विस मैटर्स के। कौन से सर्विस मैटर? जो प्राइवेट एम्प्लॉयर से आएंगे या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से आएंगे? गवर्नमेंट से आएंगे। और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉयज़ प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट के लिए तो स्पेशल बना दिया क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब बेचारे प्राइवेट वाले क्या करें? इनके लिए लेबर कोड है, ठीक है। चलो आगे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास As a result of the judgment dated 18 March 1997 of the Supreme Court, the appeal against order of administrative tribunal shall lie before the division bench of the concerned High Court। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसको पावर तो दे दी, अगर कोई एम्प्लॉय इसके डिसीजन से खुश नहीं है तो इसकी अपील कर दे। कहाँ पर? हाई कोर्ट के पास। अब इसकी अपील सीधा हाई कोर्ट के पास जा रही है, तो एक चीज़ समझ रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की पावर सबऑर्डिनेट कोर्ट जीतती है ना, तभी तो सीधी पावर कहाँ जा रही है? हाई कोर्ट के पास। तो जो काम सबऑर्डिनेट कोर्ट कर सकता है वही काम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है? पेज नंबर 79 चल रहा है अपना, पेज नंबर 79 का सेकेंड पैराग्राफ।
The administrative tribunal exercise jurisdiction only in relation to the service matter of the litigants covered by the act, यानी कि सिर्फ सर्विस मैटर से डील करेगा. Procedural simplicity of the act can be appreciated from the fact that aggrieved person can appear before it personally. और इतना सिंपल लॉ है कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड कौन होता है? करवाया होगा सर ने, दुखी आत्मा. ऐसे याद रख लिया करो, मैंने आज तक ऐसे याद रखा होगा. एग्रीव्ड पार्टी क्या होती है हमारी? दुखी आत्मा. अब दुखी कौन है? जिसे सताया जाता है, सताया हुआ. अब जिसे सताया जाएगा वही तो केस करेगा. सो इस एक्ट की सिंपलिसिटी क्या है? जो भी एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड बोले तो दुखी आत्मा, सताया हुआ पर्सन. तो सताया हुआ बंदा पर्सनली जा सकता है किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास. तो वो ट्रिब्यूनल के पास डायरेक्टली जाएगा. द गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट इट्स केस थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर. अब वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो भी तो अपना केस रिप्रेजेंट करेगा ना. तो वो किसके तरह रिप्रेजेंट कर सकता है? या तो डिपार्टमेंट का ही कोई ऑफिसर हो या फिर कोई लॉयर, लीगल प्रैक्टिशनर. ठीक है जी. Thus, the objective of the tribunal is to provide speedy and inexpensive justice to the litigants. Litigants मतलब जो litigation का part है. Litigation मतलब केस. ठीक है, केस जो आपने केस फाइल किया है. तो litigants को क्या सुविधा दी गई है? वो पर्सनली भी आ सकते हैं और चाहे तो अपना लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ, थर्ड एंड द लास्ट. The act provides for establishment of सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ये पढ़ा था हमने कि सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों का काम करेगा. तो सेंट्रल के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और स्टेट के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है. द CAT वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1985, यानी कि हरियाणा दिवस होता है जिस दिन 1 नवंबर, और 85 तो उसका बेसिक है. तो उस दिन कौन बना था हमारा? CAT. There are 17 benches and 21 circuit benches in the CAT. बेंचेस का मतलब होता है कि इतने पैनल बैठते हैं, इतने जजेस बैठते हैं कि एक साथ 17 जजेस. यहाँ पर 17 बेंच, यानी कि एक बेंच के ऊपर एक जज हो सकता है, एक पैनल के ऊपर 3 जज हो सकते हैं. तो इतने जजेस वहाँ बैठते हैं, इतनी कैपेसिटी है उसकी. एंड 21 सर्किट बेंचेस इन CAT ऑल ओवर इंडिया. In addition to the ministries and departments of the central government, the government of India has notified about 214 organization under section 14(2) of the Administrative Tribunal Act 1985 to bring them within the jurisdiction of. यानी कि टोटल कंट्री में अभी 214 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि कैट के अंदर कवर्ड है. यानी कि 214 ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट. टू ब्रिंग देम विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ, टू ब्रिंग देम विद इन द जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र. जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र. तो इसके अधिकार क्षेत्र में कितने ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? 214. कौन सा सेक्शन है जो कवर करता है 214 ऑर्गेनाइजेशन को? सेक्शन 14 सब सेक्शन 2. ये ब्रैकेट में होता है, उसे बोलते हैं सब सेक्शन. सेक्शन है तो सब सेक्शन, रूल है तो सब रूल. ठीक है, चलो. To bring them within the jurisdiction of Central Administrative Tribunal from time to time. In addition to the Central Administrative Tribunal, principal bench is dealing with the matter of government of national capital territory of the. उसके बाद एक जो प्रिंसिपल बेंच होता है, यानी कि जो मुख्य बेंच होता है, वो डील करता है NCNT के मैटर्स को. NCT के, NCT बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी. दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव जो एरिया है वो NCT के अंदर कवर होते हैं. तो प्रिंसिपल बेंच डील करता है NCT एरियाज़ के साथ. बाकी CAT और SAT अलग अलग खोले गए हैं. टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम कर रहे हैं? 214. ठीक है जी. अब आ जाओ, अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT को भी छोड़ दो. इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में करवाऊंगी मैं, मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन करके करवाऊंगी मैं. आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज है हमारे पास क्या? पेज नंबर 80, ICSI. ICSI का फुल फॉर्म बस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. कम से कम अपने इंस्टीट्यूट का नाम तो ढंग से बोल दो. तो हम पढ़ेंगे अब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में. कब बना था ये बना था हमारा 1980 के अंदर, यानी कि 1980 के अंदर आया था. इसका पूरे एक्ट का नाम क्या है आपका? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980.
ठीक है जी। तो ये क्या बोलता है, अच्छा ICSI है क्या? इंस्टीट्यूट है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसको किसके पार्लियामेंट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इट्स अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1918। ICSI functions under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India। सो ICSI किसके अंडर गवर्न होता है, मतलब ICSI काम करता है MCA के साथ। सो किसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा? MCA के जुरिस्डिक्शन में आएगा। MCA बोले तो करा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? चलो, ICSI काम करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ MCA। MCA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की टीम है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, ये समझते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉर्पोरेट। थर्ड वर्ड क्या है आपका? अफेयर्स। मिनिस्ट्री मतलब एक गवर्नमेंट का टीम हो गया पूरा का पूरा। कॉर्पोरेट्स मतलब बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, कंपनी फॉर्मेट है ना। बॉडी कॉर्पोरेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है SLE। S का मतलब होता है सेपरेट, लिख लो। S का मतलब होता है सेपरेट, L का मतलब होता है लीगल और E का मतलब होता है एंटिटी। तो एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसकी एंटिटी कैसी है? सेपरेट है, लीगल है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अब रिलायंस एक कंपनी है। रिलायंस किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी जी की। अब मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, लेकिन हम रिलायंस को रिलायंस के नाम से जानते हैं या मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं? रिलायंस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? रिलायंस का अपना एक वजूद है, अपनी एक एंटिटी है। पहले वो किनके नाम पे थी? उनके फादर, ठीक है। उसके बाद वो उनके नाम पर आई। अगर उनके बच्चों के नाम पर भी जाती है तो ओनर चेंज हो रहे हैं पीछे के, बट कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस ही है। जब तक वो कंपनी का नाम चेंज नहीं करवाएंगे तब तक हम उसे रिलायंस के नाम से ही जानेंगे। यानी कि कंपनी के ओनर से कंपनी के वजूद को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का नाम एज इट इज़ चलता रहेगा। तो रिलायंस क्या है? हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर मैं उसी के बाद बोलूँ, मैं मोहनचंद एंड सोहनचंद कॉटन टेक्सटाइल, जैसे हमारे यहाँ पे क्लोथ मार्केट में दुकानें होती हैं, वहाँ पर हम किसी भी दुकान को उसके ओनर के नाम से जानते हैं या उसके नाम से जानते हैं? ओनर के नाम से। अरे वो वाले भैया नहीं है, कभी आपने रिलायंस की सिम खरीदने के लिए पूछा अरे मुकेश भैया नहीं बैठे? नहीं पूछा ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन जो नॉर्मल दुकानें होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई या फिर मान लो 2-3 लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके पास SLE नहीं होता, उनके ओनर्स की खुद की फेस वैल्यू होती है। हम उनको उनके ओनर्स के नाम से जानते हैं, तो वो क्या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होती है, अफेयर्स मतलब उनका काम धंधा। अफेयर्स मतलब वो वाले अफेयर्स नहीं जो तुम समझते हो, अफेयर्स का मतलब होता है इनके काम धंधे, ठीक है। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट्स के जितने भी काम है उसको मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री, उसको बोलते हैं MCA, ठीक है। अब कंपनी कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, कैसे रहेगी, कैसे मरेगी, ये सारे काम कौन बताएगा? MCA, ठीक है। वही MCA बताएगा ICSI को कि इनको बेचारों को, ICS को किन किन गाइडलाइंस के फॉलो करना है। ये जो सारे के सारे रूल्स हम पढ़ते हैं, अधिकतर रूल्स MCA के बनाए हुए हैं, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर क्या बोलता है कि हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके अंडर आता है? MCA के अंडर। The institute provides top quality education to the students of company secretary course, but the best quality set standard to the CS member. At present, more than 60,000 members are there in the role of ICSI। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि अभी करंटली ICSI में कितने मेंबर्स हैं? 60,000 और 60,000 से ज़्यादा, लगभग इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब सोचो 1980 से अब तक टोटल कितने नंबर हैं? 60,000, ठीक है। लगभग इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर खुद 57,000 से स्टार्ट है और मेरे को 2-3 साल ही हो गए, ठीक है। मेरे को खुद भी 2-3 साल हो गए, तो मेरा नंबर खुद 57,000 से स्टार्ट है। मेरे पास सिर्फ कितने लोग और बने? 3,000 लोग और बने। वैसे ही अभी इन 60,000 में कुछ 1980 में जो बने होंगे, 25-30 साल की उम्र तो उनकी तब भी होगी। कितने साल हो गए अभी? 40-50 साल, 40 साल हो गए, या तो आधे चले गए होंगे भगवान जी के पास।
तो इस 60 में से मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ 10,000 या तो उस एज में होंगे कि उन्हें दिखता नहीं है, या इस एज में होंगे कि वो प्रलोक से हार चुके हैं। तो यानी कि कितने मेंबर बचे? 50,000। अब इस 50,000 में भी लगभग 10,000 ऐसे बच्चे होते हैं या फिर ऐसी नॉर्मली लड़कियां होती हैं जो कोर्स तो करती हैं बट वर्किंग नहीं करती। अपना शादी किया, घर गए, बस नाम के आगे CS लगा हुआ है, अच्छा लगता है। सो ये 10,000 ये कट गए, कितने बचे? 40,000। अब इस 40,000 में भी कुछ तो होंगे जॉब में होंगे, कुछ होंगे किस में होंगे? प्रैक्टिस के अंदर होंगे, ठीक है। अब इस 40,000 में भी सारे बंदे काम नहीं करते। इस 40,000 में कुछ लोग ऐसे होंगे 5-7 हज़ार लोग जो CA भी हैं और CS भी हैं, उन्होंने जनरली CA किया होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, यानी कि कुल मिला के 10 से 15 हज़ार बचते हैं मार्केट में कंपटीशन वाले लोग। उन 10-15 हज़ार के साथ हमारा कंपटीशन चलता है। बाकी जो लाइन से हट चुके हैं उनके साथ तो कंपटीशन ही नहीं है। तो अभी तुम्हारा कंपटीशन कम है, चाहो तो जीत सकते हो। CA की तरह नहीं है कि मार्केट में 2 लाख CA हैं, उसके बाद अभी तो यहाँ पे 10-15 हज़ार ही CS है मार्केट में जो प्रेजेंट है, उनके अंदर एक्सेल करना है। और 10-15 हज़ार CS के अंदर एक्सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स कितने हैं? लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑन रोल है ICSI के ऊपर। उसके बाद क्या बोलता है, ICSI के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक तो 4 रीजनल ऑफिस है इसका, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। उसके अलावा बड़े सारे चैप्टर्स हैं इसके अलग अलग एरियाज़ के अंदर। तो 74 चैप्टर्स हैं इसके पास। एक इसका ट्रेनिंग सेंटर है जिसको ये बोलता है CGRT। ICSI का पूरा का सारा जो वर्किंग है दिल्ली का, वो सारा का सारा या तो नोएडा में है या आपका है राजेंद्रा प्लेस के अंदर, ठीक है। चलो जी। ICSI has been contributing to the initiative of Government of India that have potential to excel the socio-economic growth of the India। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशनल इस तरीके से तैयार हों कि वो मार्केट की ग्रोथ कैसी करे? सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है निकिता जी? बड़ा है ये सोशियो इकोनॉमिक वर्ड के नीचे क्या होता है? सोशल और इकोनॉमिकल, यानी कि हमें मॉनेटरी ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ध्यान देना है और हमें पब्लिक वेलफेयर पर भी ध्यान देना है। यानी कि कुछ इस तरह की अप्रोच चलानी है कि सोसाइटी का भी नुकसान ना हो, सोसाइटी में अच्छे स्टैंडर्ड्स भी बने रहे और हमारा मॉनेटरी नुकसान भी ना हो। कमाना भी तो है, CS में खर्चा लगाए तो कमाएंगे नहीं, बात कैसे बनेगी? ठीक है जी। चलो उसके बाद आ जाओ अगले पैराग्राफ के अंदर, ICSI इन न्यूज़। अब आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों? C-सीट, नया कॉन्सेप्ट है C-सीट। नया कॉन्सेप्ट कब आया? ये आया था 3 फरवरी 2020 को। ICSI ने अपने कोर्स में एक अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट के बाद, अमेंडमेंट देख लो कब आया था? 3 फरवरी 2020 में अमेंडमेंट आई थी। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? CS फाउंडेशन को हटा दिया, इसकी जगह क्या C-सीट डाल दिया आपका। C-सीट का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव टेस्ट, थोड़ा उल्टा हो गया, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसको कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जनरली CS को CS ही बोलते हैं। फर्स्ट E का मतलब है आपका एग्जीक्यूटिव, सेकंड E का मतलब है आपका एंट्रेंस, T का मतलब है आपका टेस्ट। वेरी बैड, ये तो याद करना था, ये तो पता होना चाहिए था। चलो जी। उसके बाद है एक और चीज़ क्या है? ICSI ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला यूडिन के नाम से। यूडिन होता है आपका, U मतलब यूनिक, D मतलब डॉक्यूमेंट्स, IN आता है तो वो होता है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलता है कि जब हमारे CS किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करते हैं, जब आप CS बन जाते हो तो आपके साइन की वैल्यू होती है। तो आपके साइन की वैल्यू होती है तो लोगों को तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स एक CS से, जो कि प्रैक्टिस के अंदर है, सर्टिफाई करवाने पड़ते हैं। तो जब वो लोग आपके पास आएंगे सर्टिफाई कराने के लिए, लोग ऐसे आएंगे, मान लो लोगों ने बोला कि आप 2004 का डॉक्यूमेंट्स जी सर्टिफाई कर दीजिए। आप लोग तो चलो नहीं कर पाओगे, नहीं बने हो। मान लो कोई CS बन गया था 2003 में,
उसके पास आ गया कि मेरा एक पुराना डॉक्यूमेंट है 2004 का, आप सर्टिफाई कर दो। अब ये 3 वाला आराम से कर सकते हैं 2004 के डॉक्यूमेंट सर्टिफाई, लेकिन 2016 में बैठ के या फिर मान लो 2021 में बैठ के 2004 के डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करना अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात है। सर्टिफाई करना तो अच्छी बात है। केस क्या है आपका? चलो अगले पेज पे लिखते हैं। केस क्या है आपका? मान लेते हैं जी पीयूष हमारे बहुत पुराने हैं, ठीक है पीयूष जी, आप सीएस बन गए थे 2003 के अंदर, ठीक है। एक कंपनी है महक लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी को 2004 के कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करानी है। आज 2021 में सडनली इस कंपनी को याद आया कि ये 2004 वाले डॉक्यूमेंट तो मैंने आज तक सर्टिफाई नहीं करवाए हुए। फिर इसने डायरेक्टरी में जाकर वो सीए ढूंढा या वो सीएस ढूंढा जिसने 2003 भी यानी कि 2004 से पहले सीएस कंप्लीट कर ली। अब 2021 में महक आ गई पीयूष के पास कि पीयूष जी ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर दो। पीयूष कहता अच्छी बात है, कर देता हूँ सर्टिफाई, ठीक है। अब 2004 में कंपनी ने क्या घपला किया होगा आपको पता है? पीयूष को तो यहाँ पे 10,000 रुपये दिख रहे थे, एक साइन करने के बदले 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 10,000 के लालच में कर दिया सर्टिफाई। अब 2004 में पता नहीं कितने का फ्रॉड क्या किया, आपको कुछ पता था? गवर्नमेंट को आपने झांसा दे दिया, इसका तो काम निकल गया ना महक लिमिटेड का। गवर्नमेंट को तो क्या दिखा, हाँ सर्टिफाई किया हुआ है, कब का किया हुआ है? 2003 का किया हुआ है। और जनरली ये प्रैक्टिस लोग पहले करते थे, ये जो सीए और सीएस हैं ये प्रैक्टिस लोग करते थे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला इन्होंने, क्या किया, एक यूडिन इंट्रोड्यूस कर दिया। यूडिन क्या होता है? जब भी आप कोई साइन लगाओगे किसी डॉक्यूमेंट में तो आपको एक नंबर जनरेट करना होगा जिसका नाम क्या है? यूडिन। अब जब ये यूडिन आप जनरेट करोगे तो आपकी तरफ से एक रिकॉर्ड जाएगा कि इस साल मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई किया है, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सर्टिफाई करोगे जब तक उस पर यूडिन नहीं डालोगे तब तक माना नहीं जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट आपने सर्टिफाई किया। इससे क्या होगा, अब यूडिन जिस टाइम जनरेट हुआ उस टाइम उस डॉक्यूमेंट का मान लो ये यूडिन वाला जो है आपका 2019 से चल रहा है। 2019 के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई हुए होंगे उसके ऊपर एक यूडिन नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब पुराने केसेस तो मान छोड़ दो, अब मान लो 2020 का कोई पेपर है, महक लिमिटेड उसको सर्टिफाई करवाना भूल गई थी और वो आज की डेट में सर्टिफाई करवाती है 2021 में। अब 2020 में जब उसने सर्टिफाई किया होगा तो उस डॉक्यूमेंट पे यूडिन लिखा होना ज़रूरी था। अगर उस पर यूडिन नहीं होगा तो क्या वो डॉक्यूमेंट वैलिड है? नहीं। तो ICSI ने गाइडलाइन निकाल दिया कि जब भी कोई PCS किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करेगा तो उस पर यूडिन लिखना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफाई नहीं माना जाएगा। और अगर आप फ्यूचर डेट में करवाओगे तो भी आपको बैक डेटेड नहीं करवा पाओगे, करंट डेट से ही करवाना पड़ेगा क्योंकि यूडिन तो करंटली जनरेट होगा ना। जब आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है ICSI को। ICSI एक नंबर जनरेट करके देता है जो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। अब समझ लो आपके डॉक्यूमेंट जब साइन करते हो उसका सीधा लिंक किससे हो गया? मिनिस्ट्री से हो गया, डायरेक्टरी से हो गया, तो सारा रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होगा। अब बैकडेटेड डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो पाएंगे, यानी कि अब पुराना पाप छिपाना आसान है। पाप करने से पहले सोच लेना महक लिमिटेड, ठीक है जी। ये यूडिन आया था आपका 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 क्या बोलता है? सेलिब्रेशन ऑफ 51st फाउंडेशन डे ऑफ ICSI। अपना 51वां फाउंडेशन डे ICSI ने सेलिब्रेट किया। ICSI का फाउंडेशन डे कब आता है? 4 अक्टूबर को आता है 1980 के अंदर। तो अब आपका क्या है, 1968 में इसका फाउंडेशन डे आया था। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 4 अक्टूबर 1968 is a country premier professional body promoting good corporate governance, risk management and compliances। टोटल 51 ईयर हो गए इसके एस्टैब्लिशमेंट को। और 4 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, इसने अपना फाउंडेशन डे बनाया था जिसके अंदर इसने श्री रामनाथ कोविंद जी को बुलाया था जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। क्लियर? उसके बाद है 47th कन्वेंशनल डे। अब ये हर साल कन्वेंशनल डे बनाती है। कन्वेंशनल डे में क्या करती है, जितने भी CS होते हैं उनसे थोड़ी थोड़ी फीस लेती है, बोलते चलो पिकनिक मनाने चलते हैं।
कुछ वहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ सेमिनार्स होते हैं जो अटेंड करते हो। बेसिकली CS लोगों का एक ग्रुप होता है जो आपस में लिंक बनाने की काम करता है। सारे CS एक जगह होते हैं तो आप आपस में लिंक तो बना ही लोगे। उस चीज़ के लिए आपका कन्वेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि हर साल लगता है एनुअल मेगा कॉन्ग्रीगेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ताकि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, उनको चेक कर सको। उनको जब चेक करते हो तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज अपडेटेड हो जाती है। ठीक। उसके बाद है आपका दिस ईयर 47th नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑन एम्पावरिंग न्यू इंडिया रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग 14 to 16 नवंबर 2019 एट जयपुर। आजकल ज़्यादातर ही जयपुर में मनाया जा रहा है। पिछली बार भी जयपुर में हुआ था, इस बार भी जयपुर में हुआ है आपका। तो इसका टॉपिक क्या था आपका कि नए इंडिया के जो रिफॉर्म्स आए हैं उनको परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे इसके अंदर, और इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेना, MCQ के पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय। थैंक यू। कहाँ?